और बात करें। कोई जो हो रहा है वो कई बार आपको सहज नहीं लगता, सरल नहीं लगता। आज ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक कमेंट किया, अपना एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी टेस्ला कार पर स्वस्ति का निशान बता रहा है वो हेट क्राइम कर रहा है। मुझे दो तीन बातें समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आप तमाम जानकारों को जमा किया, इकट्ठा किया और आपसे समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो भारतीय संस्कृति का ने अपमान करने के लिए कहा या वो नाजी सिंबल और स्वस्ति में कंफ्यूज हुए। दूसरा, क्या इतने बड़े व्यक्ति को, जो इतना महान आदमी माना जा रहा है, आज की दुनिया में इतना होशियार आदमी माना जा रहा है, क्या उसे स्वस्ति के निशान में और नाजी के सिंबल में अंतर नहीं पता? या फिर कोई साजिश है जिसे वो भारतीयों को अपमानित करना चाह रहे थे? ये तमाम चीजें हैं जो मैं आप लोगों से जानना चाहता था, क्योंकि इन दोनों चीजों में इतना अंतर है कि करीब 5,000 साल से भारतीय संस्कृति इस सिंबल को, इस चिन्ह को इस्तेमाल कर रही है, जिसका वेदों में उल्लेख है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें मिली हैं उनमें स्वस्ति का निशान मिला है। और स्वस्ति का मतलब जो संस्कृत में होता है, जैसे देवेंद्र शर्मा जी ज्यादा विस्तार से अच्छे से बताएंगे, कि वेलबींग ऑफ ऑल, माने सबके लिए बेहतरी की बात। तो एक ऐसा सिंबल जो प्रेम और सबके सद्भाव के लिए बात करता हो, उसकी तुलना आप एक ऐसे चिन्ह से करें जो नफरत के लिए बना है। एक ऐसा चिन्ह जो सिर्फ 100 साल पुराना है, मुझे लगता है 100 साल से भी कम पुराना होगा, या 100 साल पुराना होगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा चर्चित हुआ, उस चिन्ह में और स्वस्ति में कंफ्यूज हो जाना। तो ये तमाम बातें हैं जो समझ में नहीं आती। तो इन चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप पंडित देवेंद्र शर्मा जी हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं, और इंडियन माइथोलॉजी, ट्रेडिशन, कल्चर पे आपका बहुत ज्यादा अध्ययन है। और मैं ये बात निसंकोच जिम्मेवारी से कहता हूं कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ी होंगी, इतनी देवेंद्र शर्मा जी ने पढ़ी हैं। हमारे साथ राहुल भाई जी हैं, जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं और बिहेवियर के विशेषज्ञ हैं। उनसे हम और बात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित देवदत्त दुबे हैं, जो पिछले 30-40 साल से लगातार पत्रकारिता, अखबारों में, पत्रिकाओं में, रेडियो में, टेलीविजन में, तमाम जगहों पे आपने इनको देखा होगा, इनका नाम सुना होगा। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं पंडित देवदत्त जी दुबे से। पंडित जी, आप एक पत्रकार के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्या एलन मस्क को ये नहीं पता कि स्वस्ति और नाजी का जो सिंबल है, उन दोनों में क्या अंतर है? या भारतीयों की संस्कृति का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये उनको नहीं पता? क्या ये मुमकिन है कि एलन मस्क को ये ना पता हो? और पता है तो उसके कहने का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि मेरी कार पे जो भी स्वस्ति का निशान बना रहा है वो हेट क्राइम कर रहा है, तो इस बात को आप कैसे समझते हैं देवदत्त जी दुबे? देखिए, एलन मस्क ने किस उद्देश्य से किया ये तो कुछ दिन बाहर आएगा। लेकिन जहाँ तक स्वास्तिक चिन्ह का सवाल है, तो हम भारतीयों के लिए बड़ा आस्था का विषय है, किसी देवता या भगवान से कम नहीं है। हम लोग उसको शुभता के रूप में लेते हैं कि हर आदमी जीवन में शुभ चाहता है, लाभ चाहता है, और जो भी अच्छा चाहता है तो हर काम शुरू करने के पहले स्वास्तिक बनाता है, हर पूजा करने के पहले स्वास्तिक बनाता है। यहाँ तक कि कई मंदिरों में मनोकामना जो अपनी पूरी करने के लिए उल्टा स्वास्तिक भी बनाता है, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसको कई जगह, जैसे मध्य प्रदेश के इलाके में सांतिया भी कहते हैं इसको, तो कई जगह उल्टे सांतिया भी बनाए जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो एलन मस्क तो जो अंतरिक्ष तक की जानकारी रखते हैं, जमीन की, हवा की, सब जानकारी रखते हैं, उनको जरूर ये आइडिया होगा कि सनातन की समृद्ध परंपरा वाला देश भारत में स्वास्थ्य का कितना महत्व है। हर दरवाजे पे, हर शुभ कार्य के पहले, हर पूजन में, हर त्योहार में जो स्वास्थ्य का उपयोग होता है, उसके बारे में उनको जरूर जानकारी होगी। बहुत सारी उनकी चीजें जो सामने आई हैं समय समय पर, लगता है कि उनका नॉलेज अच्छा है। लेकिन उन्होंने किस उद्देश्य से इसकी तुलना की है या क्यों ऐसा कहा है, उनको ऐसा क्या लग रहा है, ये कुछ दिन बाद समझ में आएगा। क्योंकि वो कई बार द्विअर्थी संवाद भी करते हैं और कई बार बहुत ऐसा एक तीर फेंक देते हैं जिसके बारे में समझ भी जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो स्वास्तिक चिन्ह, हम भारतीयों के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए, वो किसी देवता भगवान से कम नहीं है, जो हम बनाकर ही अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारे घर में शुभता आएगी, या जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं वो लाभकारी होगा, शुभकारी होगा। तो इसलिए एलन मस्क क्या सोचते हैं, क्या करते हैं,
ये अभी अपने जो और विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, तो उसके बारे जी में वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, हम उनसे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं उनके लिए, तो हम एक-एक करके उनसे कई सवाल पूछेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो निशान है, स्वस्तिक का चिन्ह का निशान है, ये सबसे पहले कब और कहाँ इसका उल्लेख भारतीय संस्कृति में आपको मिलता है? वेदों से ही आरंभ है। पर इस बात से आने से पहले मैं देवदत्त जी ने जो कहा उस पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि एलन मस्क जो हैं वो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और वो जो धनी व्यक्ति बने हैं वो व्यापार से बने हैं। उनके पास उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक मार्केटेबल कमोडिटी के नाते स्थापित किया और उसको उन्होंने बेचा। और अभी पिछले कुछ समय से किंचित राजनीतिक कारणों से उनका वो जो राजनीतिक में जो उनका प्रवेश हुआ है, उससे उनका व्यापारिक साम्राज्य जो है उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रभाव पड़ा है, ऐसा समाचारों में आता है। तो एक व्यक्ति जिसका व्यापारिक प्रभाव जो है वो समाप्त होने की या कम उस पर एक चोट भी लग रही है, तो वो छटपटाएगा। और छटपटाहट में उस तरह की उन्होंने पहले भी उनका एक, अगर हम देखें तो इस तरह का उनका इतिहास रहा है। इसलिए उनकी इस टिप्पणी को मैं इस दृष्टि से गंभीर नहीं मानूंगा कि एक परेशान व्यापारी जो है वो अपने बाजार में आने के लिए अपनी चीजों को वो कर रहा है, ऐसा। अभी उन्होंने एक और टिप्पणी की थी कि व्हाइट हाउस में जो उनको काम दिया गया है उसके चलते उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो हम उसको उतना देखें, पर इस पूरे में एक बहुत अच्छी, मैं एक इसमें दैवीय विधान देखता हूँ। वो दैवीय विधान ये है कि इसके कारण एक चर्चा फिर से जो स्वास्तिक है उसके ऊपर चर्चा आरंभ हुई। आपको भी साधुवाद देता हूं कि आपने ये विषय पकड़ा। आपका प्रश्न आता है, उस पर मैं अब आता हूं कि हमारे यहाँ पर आरंभ से ही, आरंभ मतलब जब हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, तो वेदों में जब हम अपौरुषेय वेद की बात करते हैं तो जिसका ना आदि है ना अंत है, वहां पर स्वस्ति आता है। और स्वस्ति वाचन, स्वस्ति सिर्फ स्वस्ति प्रतीक के नाते नहीं है, वो स्वस्ति वाचन भी है। यानी जो हम कहते हैं कि जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के माध्यम से जो हम कल्याण के लिए जो करते हैं, वो हम ना सिर्फ जो अपने लिखने में आता है बल्कि कहने में आता है। और यदि वो वेदोक्त है तो हम ये भी स्पष्ट मान लें कि ये ऋषियों के द्वारा देखा गया है। तो उन्होंने देखा क्या, क्या देखा जिसको उन्होंने एक सामान्य जन, जो हम आप सब एक आत्मा के अंश हैं, वहां से उसको जोड़ा है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही देवदत्त जी ने, साथिया। और बहुत तरह के मंदिर घरों के अंदर हर शुभ कार्य में वो साथिया होता ही होता है। यानी हमें जो है उस, इसका एक अर्थ ये भी है, स्वास्तिक का एक अर्थ है कि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी का मतलब तो है धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य सभी चीजें, श्री युक्त जो सुख होता है वो है। भगवान विष्णु का आसन भी है, यानी कि फिर पोषण और कल्याण का माध्यम है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी हमारे यहाँ कहा गया है कि जो स्वास्तिक है वो संपूर्ण सृष्टि का जो है साकार रूप है। तो स्वस्ति के बहुत सारे स्वास्तिक के अर्थ हैं। स्वस्ति का तो सुअस्ति है जो मंगलकारी है, कल्याणकारी, और जो है, देखिए इसमें कामना से अधिक जो है उसका महत्व है। आप मंगल कामना करते हैं, आप जो भी करें, पर ये वो है जो वास्तव में है, जिसमें आपको स्थित होना है। लोक भाषा में देशज भाषाओं के बड़े सुंदर होते हैं। साथिया का जब आप अर्थ लेने के लिए जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, तो आपको ये बातें स्पष्ट होंगी। तो जहां पर हम कल्याणकारी रूप में स्थित होते हैं और उन प्रतीकों के साथ में जब हम आसपास आते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये ना सिर्फ पुराना है बल्कि ये लिविंग ट्रेडिशन है। ये आप जब ऐतिहासिकता या पुराने होने की बात करते हैं तो ये देवेंद्र वेदोक्त है, जी, तो ना इंडस आदि ना वैली अंत। सिविलाइजेशन में भी क्या इसके चिन्ह मिले हैं? हाँ जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब बिफोर क्राइस्ट आप तीन जिसे हजार हम साल पहले। अब 3000 वर्ष नहीं, अब तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी समय पीछे जा रहा है। हाँ सांकलिया जी ने उदयपुर के पास में बनास का जो किया था, वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो हम इस, ये जो हमारे यहाँ पे, कभी इस पर आप चर्चा रखिएगा, बुलाइएगा इस योग्य व्यक्तियों को,
तो ये बाइबलिकल जो हिस्टोरियोग्राफी है उस पर हम ना जाएं कि वो 3000 तो है, ये नहीं कह वो सकते हैं 8000 क्या भी कि है। जब से हमारे पास माइथोलॉजिकल रिकॉर्ड है उस समय से स्वस्ति का निशान है, ऐसा माना जा सकता है क्या? मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं आप सबकी अनुमति से कि जब से हमारे ऋषियों ने विश्व के कल्याण के लिए जो सत्य उद्भासित किया, जो उन्होंने देखा, तब से जो है वो स्वास्तिक है, बहुत बढ़िया। तब से वो चलिए। स्वास्तिक है। और पूरे बृहत्तर भारत में ही नहीं, जहां भारत का सांस्कृतिक विस्तार है, जो पूरे हिंद एशिया, मध्य एशिया, चीन, जापान, वहां नहीं, ये आपको अमेरिका में भी मिलेगा, और पुराना नहीं, आधुनिक समय में भी उसकी स्वीकार्यता है। हिटलर के साथ जुड़कर ये विवादित हुआ। इतना कहकर अपनी बात फिलहाल पूरी करूंगा। जी, राहुल भाई जी, जब भी कोई वाहन खरीदता है तो वाहन के साथ साथ एक हल्का सा भय तो आता ही है। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से आपसे समझना चाहूंगा कि भगवान इसको सुरक्षित रखे, कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लोग आएंगे, पूजा करेंगे और कार पे अपना स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। तो सही गलत वो अलग विषय है, वो देवेंद्र जी का विषय है, अब अपन को उसमें नहीं जाना। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस है, जो आदमी को एक आत्मविश्वास मिलता है उस चिन्ह बना के, ये तो इसमें बुरा क्या है? इसकी तुलना आप कैसे लव हेट या हेट सीन से कर सकते हैं या हेट क्राइम से कर सकते हैं, राहुल जी? देखो, एक तो बहुत ही बुनियादी अंतर है। जिस मनोविज्ञान पर हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसको मैंने सीखा, वो पश्चिमी मनोविज्ञान है। विशुद्ध व्यक्ति पर केंद्रित उसका व्यवहार और उसकी सीखने की विषय पर। तो एक तो बात वो संस्कृति से बहुत भिन्नता है। सांस्कृतिक ढंग से देखें तो मनोविज्ञान का विषय एक अलग विषय है। लेकिन एक बात है, जो स्वास्थ्य का विषय महत्वपूर्ण आ रहा है सामने, वो जो उसके ऊपर हमारा व्यवहार है या हमारे आत्मविश्वास का विषय जुड़ा हुआ है। आस्था का जो हमारा मिजाज है, हमको हर जगह एक विश्वास की आवश्यकता होती है। हम उस तरीके से उस हमारा व्यवहार हमारा सामने आता है। स्वास्थ्य एक सिंबॉलिकली हमारे को आत्मविश्वास देता है। एक बात। दूसरी बात, आ, ये जो एलन मस्क ने जो सवाल उठाया है कि इसको गलत तरीके से हम ये गलत कर रहे हैं या अच्छी बात नहीं है स्वास्थ्य का, तो नाजी का जो निशान है और जो स्वास्थ्य का निशान है, दोनों में बहुत फर्क है। उसके समानांतर होने में या उसके किसी डिग्री पर घूमे होने में, रंग में भी फर्क है। वो उनका काला है, जो हिटलर का निशान है वो ब्लैक है। तो मुझे लगता है कि एलन मस्क उस स्वास्थ्य के निशान को, जैसा हिटलर ने पॉलिटिसाइज किया, यानी राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया, आर्यों के फेवर में बात उठाते हुए, और उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में लोगों को इल्यूजन पैदा करके एक दिशा उन्होंने पकड़ी। एलन मस्क भी उसका ही कोई एक प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अज्ञानता किसी में नहीं है। अभी तो बहुत सारे डीप सीक और जीपीटी है, और उनका खुद का ग्रोप सामने आ गया है। अभी तो उसकी बड़ी चर्चा है, और उसमें लोग ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं। इसका सीधा सीधा मामला है कि एलन मस्क लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट को रेज करना चाहता है। जी राहुल जी, हमारे साथ भरत खरे जी आए हैं। भरत खरे जी एक बहुत जानी मानी विज्ञापन एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर है। उसके पहले उनका एक लंबा कैरियर रहा है विज्ञापन की दुनिया में, ब्रांड में, परसेप्शन क्रिएटिंग में, इमेज बिल्डिंग में, एडवर्टीजमेंट में, और बहुत सारे विषय जो मैं तकनीकी रूप से नहीं जानता हूँ, जो उसके विशेषज्ञ को जानकार है। भरत, हम आपसे ब्रांड समझना चाहते हैं। जैसे 100 साल पुराना एक चिन्ह, तो पहले हमें ये बताइए कि ब्रांड होता क्या है, बनता कैसे है ब्रांड, फिर मैं आपसे 2-3 और सवाल पूछना इफ यू चाहूंगा। लुक एट देसी तरीके से छापा आपकी आइडेंटिटी है ना, आपको लोग कैसे परसीव करते हैं, वो आपका ब्रांड है। हमारे सागर में किसी को अगर बोलते थे भाई वो छुट्टे हैं, तो छुट्टा उनका ब्रांड है। अगर कोई छोटे से, ठीक है ना, कोई छोटू है तो वो उनका ब्रांड है। तो बेसिकली जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो भी छापा है, वो ब्रांड है। जब आप किसी का ब्रांड बनाते हैं या किसी का ब्रांड क्रिएट करते हैं, किसी के ब्रांड हाँ, की आप पॉपुलैरिटी करते हैं, तो आप क्या ब्रीफ लेते हैं, आप क्या देखते हैं उस चीज के पीछे? एक्चुअली क्या है, मास कम्युनिकेशन में ना, ये डिसाइड करना होता है हमको कि हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हाउ वी लाइक टू बी ब्रांडेड। तो उसका कुछ वो होता है कि ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी सर्विसेज है, ये आपको, और आपको इस तरीके से लोगों को बताना मैं ये हूं, ताकि लोग आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रखें।
पर मैं तो आपसे हम एक लोग बात तो देखते हैं। जानना चाहता हाँ हूँ जी। हाँ। कि जो निशान देवेंद्र जी अभी बता रहे थे कि आप तथ्यों पे आधारित अगर बात करें तो भी 5,000 6,000 साल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, तो हम उसको विदेशों में अपना ब्रांड नहीं बना पाए, और एक व्यक्ति जो 100 साल पहले उसका इस्तेमाल करता है वो विदेशों में ब्रांड बन गया, तो क्या कहीं हमने इसको ओन नहीं किया, या कहीं कोई नहीं, कमी रह गई कि क्या वजह इंडिया है? हमारे इंडिया में किसी भी एक चीज को ब्रांड बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ये कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है ना, देखा जाए तो। आप देखिए साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, द मोमेंट यू थिंक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आता है आपके दिमाग में? मंडेला, वर्ल्ड वाइड, नेल्सन मंडेला, सीधे आता है ना। एक या दो ब्रांड होते हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी उसके। इंडिया को आप कैसे करोगे? आपने गांधी ट्राई किया, सिर्फ गांधी नहीं है, अमिताभ बच्चन भी इंडिया का ब्रांड है, शाहरुख खान भी इंडिया का ब्रांड है, मोदी भी इंडिया का ब्रांड है। आप क्या ब्रांड बनाएंगे इंडिया को? आपके इतने बुद्धिज्म एम्बलम है, आपके ये चक्रा है, अशोक चक्रा है, ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड भी बहुत कुछ है आपके पास, महावीर से रिलेटेड भी बहुत कुछ है। आप क्या ब्रांड बनाएंगे? आप बोलते हैं इंडियन आर्ट है, वो राजस्थानी भी है, साउथ इंडियन भी है, सोरा आर्ट भी है, ट्राइबल आर्ट भी है। आप क्या इंडिया बनाएंगे? इंडिया को बस मैं आपके पास वेरी वापस डिफिकल्ट, आऊंगा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही देवेंद्र शर्मा तो जी। हाँ जी। आपके पास इतनी चीजें हैं आपके पास कि किस किस को ब्रांड बनाएंगे? देखिए भारत जो है ना, एक छोटी तीन में कहना चाहूंगा, इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ प्लुरैलिटी। हमारे यहाँ इतना कुछ है उत्सव मनाने के लिए, जानने समझने के लिए, कि आप एक पर आकर जब रुकते हैं तो भी वेद कह देता है नेति नेति नेति। नीति नीति ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इससे भी आगे। तो आप भारत अपने आप के अंदर अगर आप ब्रांड के नाते देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ब्रांडिंग की कोई बहुत समझ नहीं है, पर अगर आप ये समझें कि भारत के अंदर कोई एक आप चीज को लेकर चाह दें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या जैसे अभी भरत जी ने कहा कि जो चक्र है, दो धर्म चक्र परिवर्तन वाला जो दिया गया, या आपका उल्टा कमल है अगर हम इसको ऐसे देखें, या आप श्री यंत्र देखें, ऐसा ऐसे बहुत सारे हैं। तो भारत को मुझे लगता नहीं है कि किसी एक ब्रांड से अगर जानने की बात आती है तो वो भारत की अनवरत संस्कार परंपरा है, वो संस्कृति है, और उस संस्कृति के अंदर सब समाहित है। अब ये कैसे होगा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मुझे देवेंद्र जी, नहीं जो चीज मालूम। आपके पास 5,000 साल से है उसे एक दूसरा व्यक्ति ले गया और उसकी बदनामी आज आपके सिर पे आ रही। तो देखिए उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब हिटलर अपनी, जिसको हिटलर शाही कहें, या जो उनका नाजी जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, वो जब बढ़ रही थी, देखिए हिटलर अंग्रेजी भी नहीं जानता था, हिटलर संस्कृत भी नहीं जानता था, हिटलर जर्मन भाषा ही जानता था, या उसके जो अलग अलग डायलेक्ट थे, प्रशिया का, ऑस्ट्रियन डायलेक्ट जो था, ये डायलेक्ट पर जानता था वो। अब उस समय में जब वो अपनी पुस्तक लिख रहा है मीन काम्फ, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? वो एक समझने वाली बात है। तो वहां पर एक चर्च के पादरी हैं मिस्टर मर्फी, वो इसको कर रहे हैं, और वो व्यक्ति भारत की संस्कृति को भी जानता है, वो व्यक्ति भारत की संस्कृति को भी जानता है, इंडोलॉजिस्ट है। वो जानबूझकर ये जो हुक्ड क्रॉस है, इसके अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए स्वास्तिक शब्द का प्रयोग करता है। और ये लाता कहां से है? क्योंकि वो आर्यन रेस की बात करता है हिटलर, तो वहां से ये इसको जोड़ता है। इसके अपने राजनीतिक निहितार्थ थे उस समय के। अगर आप 1930-40 के दशक की राजनीति को देखें, जहां पे पूरे विश्व भर के अंदर जो इंपीरियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, और भारत उससे लड़ रहा है, और हिटलर क्योंकि देर से जर्मनी उस इंपीरियलिज्म की लड़ाई में कूदा है, तो जर्मन को कहां से लेकर आए, वो कहां से आ रहे हैं? तो वो उस पूरे के पूरे संघर्ष के अंदर हमें ये बात को समझना पड़ेगा। हाँ, बाद में जरूर हम लोगों को, मैं मानता हूं कि हमारी दृष्टि के अंदर कहीं पर कोई कमी रही होगी, कि हमने इसको स्पष्ट करने का के जो प्रयास होने चाहिए, या जो एक पॉजिटिव ब्रांडिंग होती है जो भरत जी ज्यादा जानते हैं, या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को लेकर कि विश्व के भर के अंदर भारतीयों को जब स्वास्थ्य का वो प्रयोग करते हैं तो उनको नाजियों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसका कि हिंदुओं को और जो अन्य जो हमारी बृहत्तर भारत की जो और देश हैं वहां के लोगों को कष्ट होता है, और ऐसी बातें बार बार आती रहती हैं। तो ये भरत, हम कैसे आपसे एक किया बात और जाए, समझना ये चाहेंगे। देखने का काम हाँ, विशेषज्ञों का है। ये भरत, जो हम आपसे, देवेंद्र जी अच्छा ने आप बोला, अपनी बात कह लीजिए पहले। हाँ। लेट मी ऐड ऑन समथिंग। I was, the part of a company, I'll not name it, 2000
2-3 में टाइम पे हम लोगों के टाइम पे इंडियन टूरिज्म का एक पूरा कैंपेन आया था। उस समय हम लोग सिर्फ एक ही ब्रांड कर पाए थे उसका, इनक्रेडिबल इंडिया, और कुछ भी नहीं आ पाया था। क्या क्या करोगे आप इंडिया में, तो इनक्रेडिबल, ठीक है ना। मीन्स बेसिकली उसका हिंदी में भी अतुल्य भारत करके किया था। देयर इज नो कंपैरिजन। प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल जो एक वेस्टर्न या एक ग्लोबल को वेस्टर्न ही ओन करता है, टू बी वेरी फ्रैंक, अब थोड़ा ईस्टर्न साइड आया है। हम लोग पूरा पैरामीटर्स वो रखे हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया की आप कभी भी ब्रांड नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। और इनक्रेडिबली इंडिया के लिए एक वो है, लेकिन वो भी एक टूरिज्म का कैंपेन बन के रह गया। अगर हम लोगों को उस टाइम भी समझ होती या ये होता है कलेक्टिवली, तो आज भी हम लोग इनक्रेडिबल 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 कर रहे होते। लेकिन वो भी 4-5 साल चला और रह गया। आज कितने लोगों को याद है इनक्रेडिबल इंडिया? नहीं शायद। बट क्या जो नेगेटिव चीज होती है वो ज्यादा तेजी से फैलती है, इसलिए है कि हमारा स्वास्थ्य पीछे रह गया, उनका स्वास्थ्य आगे, उनका जो साइन है वो आगे निकल गया। हाँ, ये तो एटॉमिक फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्टिव होता है, नेगेटिव चीज ज्यादा फैलती है। तो इस परसेप्शन को कैसे बदला जाएगा दुनिया के मंच पर? कौन बदलेगा? हैं? कौन बदलेगा? हमारे पास कौन सा ऐसा कोई डीप स्टेट है जो बदलता है? इसमें आलोक जी, आलोक जी राहुल भरत जी, भरत जी, राहुल जी, हम लोग ही बदले, हम ही लोग बदलेंगे। इन्होंने, देवेंद्र जी ने एक बहुत शानदार शब्द का इस्तेमाल किया और वो मैंने लिखा अभी, बोले, सेलिब्रेशन ऑफ प्लूरैलिटी। अनेकता में एकता, वही आपका सेलिब्रेशन ऑफ, तो हाँ। सवाल ये है कि हम सारे लोग जब हमारी कॉमन इश्यूज के साथ एक जगह खड़े होंगे, हम सब कुछ बदल लेंगे। हाँ। समाज के निहितार्थ, मनुष्यता के निहितार्थ और देश के निहितार्थ। लेकिन अभी हमारे बीच में जो फर्क पैदा किया जा रहा है या हो रहा है, ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं कि आज हमको इस विषय पर बात करना पड़ रही है कि हम, वो जो स्वास्थ्य का एक चिन्ह अकेला है, अभी तो भगवा पर भी सवाल आ रहे हैं, रंग पे सवाल आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं जो हमारे साथ में रहने की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। तो इसमें जिस राहुल जी, हम तरीके आपके से पास पूरा, आते हैं। देवदत्त जी से मैं एक बात समझना चाह रहे हैं सर, ये जो समाज में देवेंद्र जी ने कहा वही बात भरत ने कही, वही बात राहुल जी कह रहे हैं। लेकिन हमारा ये चिंता है कि आपके पास ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक एक करके आपके सब अलग हो रही हैं, और आप एक कह के तो आप नहीं बैठ सकते कि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। देवदत्त जी, देखिए, भारत का अस्तित्व और विश्व गुरु रहा, सब कुछ साजिशें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अपने यहाँ जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, देवी शक्ति का आधार है। भगवान यदि कहीं दिखाई देते हैं तो भारत में ही दिखाई देते हैं। बहुत कुछ हमारे यहाँ भगवान भरोसे चलता है कि ऐसा दुनिया में, और अपने कोई एक देवता नहीं है, अपने 32-33 करोड़ देवता हैं। तो अपने यहाँ जो भाव है, जो जन्म लिया, वो कहते गंगा अपने देवता है, नदी है, भगवान है, कि उसके आप विश्व वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके कि आप हड्डी उसको रेत बना देती है 6 महीने में गंगा। नर्मदा जी उसको कंकड़ बना देती है। तो ये दुनिया के किसी जल में नहीं, आप भर के रख लो कोई भी दुनिया का पानी, वो सड़ जाएगा, लेकिन गंगा या नर्मदा जल वर्षों रखा रहता है, दादा दादी के रखा हुआ अभी भी रखा है, वो खराब नहीं होता। तो हमारे आधार अलग है दुनिया से, हम अलग हैं। हमारे जो मान्य परंपराएं हैं या सनातन की जो चीजें हैं जो है, उस पर दुनिया दांतों तले उंगली जाए। कई बार लोग कहते हैं हमारे जो दंत कथाएं जो हमने दादा दादी से आज का जो संत सुनाते हैं, किसी आश्चर्य से कम नहीं होते कि कितने चमत्कार हुए। हमारे यहाँ नल नील गिलहरी तक ने बांध बनाने में भगवान राम की मदद की है। तो कितना आप करोगे, भारत का कोई कुछ नहीं कर सकता, अक्षुण्ण है, और वो निरंतर आगे ही बढ़ेगा उसकी। अब भले ये कि हम थोड़े बहुत जो लोग, कुछ लोग पश्चिमी हमारे पास समय की कमी है, तो मैं आखिरी राउंड शुरू करता हूँ। एक एक मिनट में मैं एक आप बात मैं लोगों के बोलूंगा, पास फिर एक से बात आऊंगा। मैं आलोक मैं एक जी बात जी, बोलना चाहता हूँ। ये जो हमारा एक इंसिस्टेंस है ना कि हम सब मिलके एक आइडेंटिटी क्रिएट करें, या इंडिया शुड ओन इट्स प्रॉपर्टीज, ये एक अपने आप में बहुत सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है। हम लोग सनातन इसीलिए है, कंटिन्यूस इसीलिए है, बिकॉज हम इतने सालों से किसी एक आइडेंटिटी से बंधे हुए नहीं। जब भी आप पूरा का पूरा अपनी आइडेंटिटी एक ही बास्केट में डाल देते हैं ना, वो बास्केट गई, सब गया। तो इंडिया का ये पावर ही है कि हमारी डाइवर्सिफाइड आइडेंटिटी है, कोई सच आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए कुछ एक जगह हमला होता है, दूसरी जगह संभाल लेता है, ठीक है ना। तो हमारी जो ये विशेषता है ना, हमको उसको ब्रांडिंग जैसे क्रूड और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीज में नहीं लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमको जरूरत ही नहीं है ब्रांडिंग की।
आप समझ रहे हैं बात को? इतना जनरल है, इतना हर जगह हमारा है कि आपका कहीं भी आप ब्रांड होता है तो फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ब्रांड खत्म, आप खत्म। ठीक है ना? आपको जरूरत भी नहीं उसको रखने की। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया है, इसीलिए सनातन रहेगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट देवेंद्र जी, हाँ मेरे इस सवाल को हाँ भले राजनीतिक माना जा सकता है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से सामाजिक के रूप में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या भारत ने एक सेकुलर देश होने के नाते बहुत सारी चीजें विदेशों में अपनी उन ब्रांड्स को नहीं बताया, नहीं उजागर किया, जो बहुत वैज्ञानिक और भारत को पहचान देने वाली थी, लेकिन धार्मिक थी? ऐसे में राजनीतिक सवाल लग सकता है, लेकिन मैं प्योर सामाजिक रूप से पूछ रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी चीजें थी, उनमें से एक स्वास्तिक भी एक हो सकता है, उनमें वेद भी एक हो सकते हैं, लेकिन कहीं वो सारी चीजें धर्म के उस चेहरे पे थी। तो क्या ऐसा है कि हमने अपनी बहुत सारी अमूल्य संपत्ति विदेश में उजागर ही नहीं की कि कहीं हम धर्म निरपेक्ष का जो हमारा चेहरा है वो दूषित ना हो, या वो उस पर कोई दाग ना आए, सवाल ना आए? जी देवेंद्र जी। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि इंदिरा गांधी की जो कजन थी पुपुल जी, उनके आग्रह पर जो आजकल आईजीएनसीए बना हुआ है, उसका जो मेन लोगो आप कह सकते हैं, उसमें स्वास्तिक है, एक स्वास्तिक संकुल है वास्तव में। तो सेक्युलर का पक्ष कितना है कितना नहीं है ये एक अलग है, पर मुझे लगता है कि हिटलर ने के संदर्भ में जब स्वास्तिक को जोड़ा गया, आप ये समझिए इस बात को कि हिटलर एक जैसा भी था पर वो ईसाई जो है वो वातावरण में बढ़ा हुआ था, और हिटलर ने जिस प्रकार से चीजों को करना शुरू किया, तो यहूदियों की और ईसाइयों की लड़ाई अभी की नहीं है, वो जीसस के समय से है। जीसस को भी जो सूली पर लटकाने वाले लोग थे वो यहूदी थे, ऐसा क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। तो हमें इस संघर्ष के मूल में जब हम जाकर देखते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हिटलर और हिटलर के समर्थक जो कि ईसाई थे और यहूदियों के साथ में शत्रुतापूर्ण उन्होंने व्यवहार किया, तो जो उक्त क्रॉस था, जो कि आपको सभी चर्चों के अंदर और विशेष रूप से यूरोपियन ईस्टर्न और यूरोप यूरोप के उसके अंदर आपको वो बहुत मिलेगा, तो वो किस प्रकार से ईसाइयों ने अपने आप को बचाया और किस प्रकार से हिटलर की जो आर्यन जो उसके एक जो सोच थी उसकी, उसको भारत से कैसे जोड़ा, और ये पूरा एक षड्यंत्र रचा, और वही षड्यंत्र भारत में और अभी भी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो लोग हैं, जो मार्क्सिज्म का एक बहुत ही, हम ये कहें कि एक बड़ा ही सफिस्टिकेटेड उसका वर्जन है, उन्होंने उसको पूरे देश के पूरे विश्व भर के अंदर, भारत में तो वो है ही है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो कि स्वास्थ्य को जो है उसको लेकर लांछित करता रहता है। नहीं नहीं देवेंद्र मैं जी, हम आपकी आपसे ये बात कह रहे को, थे कि हमारे पास जो अच्छा था, हम उसको विदेशों में या दुनिया में ब्रांडेड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो सेक्युलर धर्म के चेहरे पे सरकारों ने था। उसके प्रति, मेरा इतना ही कहना है उसमें कि सेक्युलर सरकारों ने उसके प्रति एक प्रकार का भेदभाव रखा, वही मैं किंतु आपसे जानना चाह रहा था। उसके पश्चात भी जो है उनके पास में उपाय नहीं था। देखिए नेहरू के समय में अगर आप उस समय के सारे जो पीएसयूज बने, उन पीएसयूज के आप देखिए, एलआईसी है, योगक्षेमम वहाम में, हम कहाँ से आया, उपनिषद से आया। आप भारतीय सेना के किसी भी उसको देख लीजिए, कहाँ से आया। सेक्युलर को भी भारत में प्रासंगिक रहना है तो वो भारत भूमि से कटकर नहीं हो सकते हैं। जी हमारा चेयरमैन चीन का चेयरमैन भारत में नहीं चल सकता है, आप समझिए इस बात को कि जी देवेंद्र जी, सेक्युलर भी हमारे पास एक समय कम है, सीमा से इसलिए ज्यादा मुझे, अतिक्रमण नहीं कर सकता है भारतीय संस्कृति का। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं एक एक मिनट को और तीनों अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपने बहुत अद्भुत जानकारी दी देवेंद्र जी। राहुल भाई जी, क्या किसी व्यक्ति को अगर हीन बताना है या किसी व्यक्ति को इंफियरिटी देनी है, तो उसके पास जो भी सामान है उसे छोटा और हीन बता दो? क्या ये भी एक फॉर्मूला होता है साइकोलॉजी में? यार कॉम्प्लेक्स एक जो पर्सनैलिटी के जो कंसेप्ट्स हैं या ट्रेट्स हैं, उसमें आमतौर पे इन चीजों का इस्तेमाल हुआ किया जाता है और उसका एनालिसिस हो सकता है। कम बुद्धि का है तो किसी को अपन उस सिंबॉलिकली उसका इस्तेमाल करते हैं कि गधा है या कुछ भी है, एक शब्द को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनके लिए वेस्टर्न साइकोलॉजी ने बहुत बढ़िया चीजें गढ़ी हैं कि किसी को कम दिखाना है, किसी को ऊंचा दिखाना है, बढ़िया दिखाना है, बुरा दिखाना है, वो सब कर लेता है और ये सब चल रहा है।
और ये चलेगा भी, क्योंकि हम उस प्रभाव में हैं और हमारी समाज की जो स्थिति है, जो इनइक्वालिटी है, उसके बीच में ये सारी चीजें, शब्द फलेंगे फूलेंगे। इसको खत्म किए बगैर इन सब चीजों से नहीं बचा जा सकता। और जहां तक तुमने जो सवाल किया या बातचीत रखी है, वो बहुत जरूरी है कि सेकुलरिज्म क्या है या उस विषय पर। तो मेरा ये कहना है कि हम सारे लोगों के बीच में कहीं कोई भेद नहीं है। कोई भी धर्म किसी भी इंसानियत का या समाज का कोई बुरा नहीं चाहता। सवाल है कि उसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए, इंसान को उससे बचना चाहिए। जी इतनी बात। देवदत्त जी, मैं आपसे अब आखिरी में एक बात जानना चाहूंगा कि जो भी आपके पास अच्छा था, बेहतर था, वो कहीं ना कहीं धर्म से आया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हम एक धर्म विशेष को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपने उसको, बाहर के जो लोग थे उन्होंने उसको अवैज्ञानिक कहा या कुछ इस तरह से कहा, और हम उसको लेके डिफेंसिव हो गए। क्या ऐसा हुआ? उससे समाज पे क्या असर आया? देखिए, अपना जो मैंने पहले ही कहा था कि अपनी जो परंपराएं, मान्य परंपराएं, जो हमारी धारणा है, वो तो अक्षुण्ण है। वो तो हम तो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। हमारी साथ जो शक्ति है वो देवी शक्ति है। वो भगवान ने अवतार लिया तो भारत देश में लिया और कहीं नहीं लिया। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। टाई सूट और उस सबके बीच गांधी जी ने अपने लंगोट के माध्यम से झंडा लहराया। तो और हमारे यहाँ तो वन वानर ने भी रामचंद्र जी को रावण पर विजय दिलाई। तो हमारे अलग है, हमारे से विदेशों की तुलना नहीं हो सकती। भले वो योग ले गए, योगा कर लिया वहाँ, लेकिन योग तो भारत ही में होता है। वो योग कहाँ, वो तो शारीरिक क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ जितने प्रकार के योग हैं विदेशों में एक भी नहीं चल पाया। केवल शारीरिक अभ्यास करने से नहीं होगा। तो भारत की जो एक अद्वितीय शक्ति है, जो अंतर्निहित है, जो अंदर चेतना है, उसकी कोई तोड़ दुनिया के पास नहीं है। भौतिक आविष्कार और बहुत सारी चीजें सब कुछ कर लें, लेकिन अपने यहाँ देखो ना आप, कोई ना अमेरिका जैसे कहीं जैसे हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अपने मजदूर कैसे लड़े कोरोना से। वे उस समय पैदल चल रहे थे, सिर पर बोझा, बच्चों को लेके चल रहे थे, और वहां उन लोग एसी और सब हॉस्पिटल में वहां दनादन खत्म हो। तो अपनी शक्ति अलग है, अपने यहाँ भगवान भरोसे। यदि मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने यदि गीता का उपदेश और न दिया होता, कर्म का प्रतिपादन, तो अपने यहाँ तो और ही गजब हो जाता कि बिल्कुल सब कुछ, जो कहते ना हम हरि शरणम और जो शरणम गच्छामि, तो हम लोग तो उसके भरोसे सब कुछ कर लेते हैं। चलिए, तो आखिरी बात हम भरत से पूछ के फिर इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। भरत, हम आपस में बैठकर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि सबसे पुराने ग्रंथ हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हमें, तमाम अच्छी चीजें हमारे पास है, लेकिन हमें लगता है कि दुनिया इस बात का लोहा अभी तक नहीं मान रही है। तो ये सारी बातें का जो परसेप्शन है पूरी दुनिया के सामने, वो कैसे बदला जा सकता है? सबसे पहले हमको खुद समझना पड़ेगा। जब हम सनातन और भारत की बात करते हैं ना, जो हमारे देवदत्त दुबे जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भारत को हम, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है ना, जो पॉलिटिकल बाउंड्री वाला भारत है, हम वैसा नहीं देखते। हम अगर सनातन में बात करें तो भारत मतलब विश्व, भारत माने पूरा ब्रह्मांड। हमारे लिए अमेरिकन में और ये यहाँ जो नेटिव हम लोग पैदा हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। सब मानव मात्र है, प्राणी मात्र है। हम बहुत, मतलब हम तो सौर मंडल से आगे निकले लोग हैं, ठीक है ना। भारत उसका एपिक सेंटर हो सकता है ज्योग्राफिकली, लेकिन इतना छोटा जैसे ही हम करेंगे, ये बहुत मॉडर्न नेशन स्टेट से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पहले हमको अपने आप को सनातन सोचना पड़ेगा, वी आर इनफिनाइट एंड वी बिलीव इन दैट थिंग। तब फिर हमारी जो भारत वाली बात है ना, वो आती है। और जब आपके पास वो है, तो अमेरिका ऊपर जा रहा है, जीडीपी ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो भी हमारे पार्ट है। सबके सनातन सनातन का धर्म पार्ट की है। जो सनातन बिल्कुल, धर्म की जो सनातन यही है। परिभाषा, सनातन को आप इतना छोटा अब्राहमिक रिलीजन जैसा नहीं मान सकते हैं। वसुदेव सनातन सब में है। अगर, हाँ, जैसे एक कल्ट बुद्धिज्म आया, एक सेक्ट आया बुद्धिज्म, उसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। सनातन हिंदू हमने सेक्ट करना चाहा है, सनातन तो एक वे ऑफ लाइफ है। रेड इंडियन भी जो थे, आपके हुपीज भी थे, जो आपके ट्राइब्स थे, ऑस्ट्रेलियन वो भी थे, वो सब नेटिव, सब सनातन का पार्ट है। हमने कभी किसी को अलग नहीं माना और हम आज भी नहीं मानना चाहिए। कौन हमारे बारे में कौन बोलेगा, अमेरिकन भी हम ही है, मंगोलियन भी हम ही है। सीरियसली, चलिए कोई भरत ने मतलब, चलिए। सो जिस तरह की इसलिए थोड़ा सा, बात रखी और हाँ, जिस तरह का सनातन धर्म पर अपना हाँ, विचार रखा, उसको सुनकर नहीं, लगता है कि एक आई थिंक नहीं, हजार एलन मस्क भी आ जाए। देवदत्त जी भी इस बात को समझेंगे कि अगर हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक बार के लिए अलग कर दें, तो जो आप भारत के बारे में बोल रहे हैं वही है। पूरा पूरा विश्व है हम, जी पूरा भरत यूनिवर्स हम है। चलिए। जी,
मुझे लगता है कि जिस तरह से भरत खरे ने बात रखी पूरी सनातन धर्म की, और जो ये परिभाषा उन्होंने आखिरी में दी, तो गुस्सा व रोष, जो परेशानी जो एलन मस्क से शुरू में थी, वो कहीं घुल सी गई, कहीं धुल सी गई। ये कहते हैं कि एलन मस्क भी हमारे हैं, वो सारे निशान हमारे हैं, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक नई जो बात कही, उससे लगता है कि ठीक है, 5000 साल पुराने हमारे चिन्ह को भले कोई दूसरा ले जाए या कोई दूसरा उसको बदनाम करने की कोशिश करे, भारतीय परंपरा इतनी समृद्ध है, इतनी धनवान है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कुछ देर के लिए हमें आक्रोश हो, गुस्सा हो, लेकिन लंबे समय पर हमें लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में रहने वाले हैं, जो सबका स्वास्थ्य, सबका ध्यान और सब पर दया करने वाले प्रभु से सबकी कुशल की, क्षेमता की प्रार्थना करते हैं। आप लोग हमारे साथ आए और इस जटिल से विषय को इतने आसान शब्दों में समझाया, इस सब के लिए मैं आप तमाम लोगों का दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार।